है ना, क्योंकि हम सभी दूध पी के ही बड़े हुए हैं। क्या आप में से कोई ऐसा है जी जिसने दूध पिया ही नहीं आज तक कि सर मुझे तो पता ही नहीं कि सर दूध का स्वाद कैसा होता है क्या कोई है? सभी को पता है कि सभी आप दूध पी के बड़े हुए हैं, मैं भी हुआ हूं, है ना। मैं पानी पी के थोड़ी बना, सभी दूध पी के ही बड़े हुए हैं। अगर मान लो दूध नहीं पीते तो आज यहाँ होते ही नहीं, ना आप होते ना मैं होता, है ना। तो इस दूध के बारे में अपने को पढ़ना है भाई। दूध जो है, दूध के बारे में जानते सभी दूध क्या होता है, लेकिन एक अच्छा दूध, अच्छा पौष्टिक दूध कैसा हो, उसकी जांच कैसे करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। क्या क्या सावधानी अपने को रखनी चाहिए, उसको लेकर अपन डिस्कस करेंगे, है ना। भाई दूध तो, ऐसा व्यक्ति कौन है जो दूध के बारे में नहीं जानता है? कि दूध क्या है सबको पता है, लेकिन फिर भी अपन परिभाषा पढ़ेंगे, है ना, कि व्यापारिक तौर पर दूध क्या होता है, आमतौर पर हमारी भाषा में दूध क्या है, विज्ञान उस दूध को, यानी रासायनिक जो परिभाषा होती है वो दूध की क्या होती है, उसको लेकर बात करेंगे। दूध में जो मिलावट होती है उसकी जांच कैसे की जाती है उसके बारे में बात करेंगे। दूध में कौन कौन से घटक होते हैं उसको लेकर डिस्कस करेंगे। इन सभी चीजों के बारे में अपन आज देखने वाले हैं, ठीक है। आज नहीं, मतलब शुरुआत कर रहे हैं, आज थोड़ी चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं भाई, अगर मैं तुमसे पूछूं भाई दूध क्या है, जनरली तुमसे पूछ लिया जाए भाई मिल्क क्या है, देखो बहुत ही अच्छा चैप्टर, बहुत ही इजी और बहुत ही महंगा है। दूध महंगा इसलिए चैप्टर महंगा नहीं है, मार्किंग जो है इस चैप्टर की बहुत ज्यादा है ना। तो अमूमन मैं हर बार हर क्लास में तुम्हें सबको ये बता रहा हूं कि इस केमिस्ट्री के अंदर फिक्स है भाई प्रश्न कहां से आएगा, और हर क्लास में आपको बताया गया है। जितने भी आपके जो टेस्ट हुए हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, जितने भी जो टेस्ट हुए हैं उन टेस्ट के जो पेपर हैं उनको अच्छे से तैयार कर लो, है ना। इस केमिस्ट्री में कोई ऐसा बच्चा होता नहीं जिसको ये डर लग रहा हो कि मैं फेल हो जाऊंगा, है ना। चैप्टर ही इतना इजी है, सब्जेक्ट ही इतना इजी है, कुछ है नहीं इसके अंदर इतना विशेष जिससे आप डरो, है ना। ठीक है, चलिए तो अब अपन बात करते हैं। हाँ, नहीं 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 नहीं, वो हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कौन बोल रहा था? नहीं, लोगों का क्या कहते रहते हैं, तुम तुम्हारे काम पे ध्यान दो, है ना। तो चलिए अपन बात करते हैं। देखिए, मेन जैसे अपन बात कर रहे हैं दूध के बारे में, अगर तो मैं तुमसे कहूं भाई दूध क्या होता है, तो आप जनरली क्या कहोगे कि जो गाय है, पशु है ना, उसके जो थन जो होते हैं, जिसे केमिस्ट्री में अपन बोलेंगे अयन, है ना। यहाँ पर इसको अपन थन नहीं बोल के क्या बोलेंगे, उसको अयन कहेंगे। जो अयन जो होता है, उस अयन से एक सफेद तरल गाढ़े रंग का जो पदार्थ निकलता है, या यूं कह सकते स्रावित होता है, उसे अपन क्या कहेंगे, दूध कहेंगे। पशु के जो थन होते हैं, उन थन से, मादा पशु जो होती है उसके थन से जो आपको सफेद रंग का जो पदार्थ प्राप्त होता है, जो स्वाद में हल्का कैसा होता है, मीठा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, दूध कहते हैं। ये तो हो गई एक सामान्य परिभाषा हो गई, क्या हो गई, सामान्य परिभाषा हो गई। अब आपसे पूछ ले कि व्यापारिक दृष्टिकोण से क्या परिभाषा है, तो अगर मान लो मैं ये कहता हूं कि जैसे मान लो आपके गाय है या भैंस है, आज उसके बछड़ा हुआ मान लो, अब उसके बछड़ा हुआ, और अगर मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि मान लो या कह दिया जाए कि इसका दूध आपको बाजार में बेच कराना है, क्या वो बिक जाएगा क्या? है? बिक जाएगा क्या? नहीं बिकेगा। क्यों नहीं बिकेगा? खराब है ना, खराब तो नहीं कह सकते, लेकिन उससे आप दुग्ध उत्पाद तैयार नहीं कर सकते, यूं कह सकते हैं। उससे दुग्ध उत्पाद तैयार नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि उसके अंदर जैसे ही आप उसको क्या करोगे, गर्म करोगे, कर लेंगे। तो अपन बात कर रहे थे कि व्यापारिक दृष्टिकोण से दूध की क्या परिभाषा दी जा सकती है। तो मैं आपको बोल रहा था कि जब आपके गाय है या भैंस है, बकरी है, जो भी है, उसके बच्चा होता है और उसके तुरंत बाद अगले ही दिन आप उस दूध को बाजार में नहीं बेच सकते। क्यों? क्योंकि वो पूरी दूध के जो मानक है जिससे दूध उत्पाद तैयार किया जा सकता है, वो उसके लिए तैयार नहीं है दूध अभी। क्योंकि गर्म करने से क्या हो जाता है, उसमें जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन का क्या हो जाता है, विकृतीकरण हो जाता है ना, प्रोटीन फट जाती है, जिससे दूध जम जाता है, गाढ़ा जम जाता है ना। अपने इधर आसिन में क्या बोलते हैं उसको, बड़ी, है ना। ब्याने के 10 दिन बाद और ब्याने से 15 दिन पहले
आपकी गाय है ना, वो ब्याने की अवस्था में आती है तो उसके कितने 15 दिन पहले और ब्याने के 10 दिन बाद जो दूध होता है जिससे अपन दुग्ध उत्पाद तैयार कर सकते हैं, उससे अपन क्या कहते हैं, दूध कहते हैं व्यापारिक दृष्टि से बाजार में। और फिर बात करते हैं जो दूध होता है उस दूध की रासायनिक परिभाषा के बारे में अगर चर्चा की जाए कि जो रासायनिक परिभाषा के अनुसार दूध क्या होता है, तो दूध के अंदर क्या होता है, प्रोटीन होता है, वसा होती है, शर्करा होती है, और ये सब किस रूप में रहते हैं, कोलाइड के रूप में रहते हैं। किस रूप में रहते हैं, कोलाइड के रूप में रहते हैं, या यूं कह सकते हैं निलंबन के रूप में रह सकते हैं, या पायस इमल्सन, है ना, पायस के लो या इमल्सन के लो, है ना, तो इसके रूप में रहते हैं। यानी दूध एक विषमांगी मिश्रण है। यानी दूध विषमांगी मिश्रण का मतलब दूध से उसके घटक को अलग किया जा सकता है, पूरी तरह से उसके अंदर घुलते नहीं है। तो दूध एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें आपके शर्करा है, प्रोटीन है, वसा है, अन्य जो खनिज लवण है वो किसके रूप में, कोलाइड के रूप में उपस्थित रहते हैं। किस रूप में रहते हैं, कोलाइड के रूप में। तो ये तो हो गई दूध की कौन सी परिभाषा, रासायनिक परिभाषा। अब अपन बात करते हैं दूध के अवयव के बारे में, या यूं कह सकते हैं दूध के घटक के बारे में। दूध के कौन कौन से घटक है उसको लेकर अपन बात करेंगे। वैसे दूध के घटक की बात करें तो वसा है, प्रोटीन है, विटामिन है, खनिज लवण है ना, और लेक्टोज दुग्ध शर्करा है जिसकी वजह से दूध क्या होता है, मीठा होता है। इसके बारे में अपन बात करेंगे, है ना। दुग्ध वसा जो होती है अपने ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होती है दुग्ध वसा, है ना। मिल्क फेट घी वगैरह जो होता है ना वो सब इसी से प्राप्त होता है, अपने को दुग्ध वसा से प्राप्त होता है ना। जो दुग्ध वसा जो होती है ये ध्यान रखना, दुग्ध वसा दूध में किस रूप में रहती है, पायस के रूप में रहती है, पायस या इमल्सन के रूप में रहती है ना। दूध में वसा किस रूप में रहती है, इमल्सन या पायस के रूप में रहती है। सीधा सीधा छोटा छोटी क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप से बन सकता है। किस रूप में रहती है, पायस के रूप में रहती है, ठीक है। अब इसमें वसा के साथ विभिन्न प्रकार के विटामिन भी पाए जाते हैं, क्योंकि अपन विटामिन के बारे में पढ़ चुके हैं कि विलेयता के आधार पर विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, है ना। पढ़ा था ना अपन ने 10वें चैप्टर के अंदर। एक तो होते हैं वसा में विलय विटामिन और एक होते हैं जल में विलय विटामिन। तो वसा में जो विटामिन घुल जाते हैं कौन कौन से, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन ई, ये वसा में घुल जाते हैं, जल में नहीं घुलते हैं। जबकि विटामिन बी व सी, है ना, ये जल में घुलते हैं, वसा में नहीं घुलते हैं। और जो विटामिन जल में घुल जाता है ना वो हमारे शरीर में संचित नहीं हो सकता, एकत्रित नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि जल में घुलने की वजह से ऐसे विटामिन क्या होते हैं, मूत्र के साथ क्या हो जाते हैं, उत्सर्जित हो जाते हैं। इसलिए उन विटामिन को अपने को बार बार लेने की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो अपन 10वें चैप्टर में इनके बारे में पढ़ चुके हैं। विटामिन बी और सी जो होते हैं ये जल में घुल जाते हैं, जल में घुलने की वजह से ये मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाते हैं, इसलिए अपने को इसको बार बार लेने की आवश्यकता होती है, ठीक है, क्लियर। तो अब देखो ये वसा में घुल जाते हैं, और अपन जब दुग्ध वसा की बात कर रहे हैं इसका मतलब ये सारे विटामिन इसके अंदर होंगे। इसलिए तो दूध को अपन सर्वोत्तम आहार कहते हैं, है ना, कि दूध के अंदर लगभग सभी प्रकार के घटक होते हैं, सभी प्रकार के घटक, हर चीज की पूर्ति आपकी किससे हो जाती है, दूध से हो जाती है। इसलिए उसको सर्वोत्तम आहार कह सकते हो या पूर्ण आहार कह सकते हो। सभी प्रकार के तत्वों की जिनकी आपके शरीर को आवश्यकता है उनकी पूर्ति किससे हो जाती है, दूध से हो जाती है। इसलिए दूध को क्या कहा जाता है, पूर्ण आहार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पूर्ण आहार कहा जाता है ना। कोई बता सकता है दूध में जो प्रोटीन होता है उसका पाचन कौन करता है, कौन सा एंजाइम करता है, रेनिन कौन करता है, रेनिन, है ना। रेनिन जो होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है ना। छोटे बच्चों में इसकी मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है, क्योंकि वो लोग दूध ही पीते हैं। जैसे जैसे बड़े होते हैं दूध के साथ कुछ अन्य पदार्थ खाने लगते हैं, फिर और बड़े होते हैं तो दूध के साथ कुछ और भी पीने लग जाते हैं। अच्छा तुम वो सोच रहे हो, मेरा कहने का मतलब वो थोड़ी था क्या, है ना। पानी पीने लग जाते, क्यों नहीं पीते, तुम वो भी तो सोच सकते थे, तुम वहां तक गए क्यों, ठीक है। चलिए तो आगे डिस्कस करते हैं अपन। दुग्ध वसा की बात कर रहे थे।
तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना कि प्रतिशत मात्रा क्या होती है, सीधा सीधा ध्यान में रखना है। ठीक है, कि जो भैंस का दूध होता है और जो गाय का दूध होता है ना, ये देखो समझाने वाली बात नहीं है ना, कि जो भैंस का दूध है उसमें वसा की मात्रा कितनी होगी, गाय के दूध में वसा की मात्रा कितनी होगी। अब इसमें मैं क्या करूं भाई, होती है तो होती है, क्या करें, इसमें समझने वाली क्या बात है, मतलब याद रखनी है ना। नोट्स में आपको लिखा दी जाएगी, आपको याद रखनी है कि भैंस के दूध में कितनी होगी, गाय के दूध में कितनी होगी। फिर आता है वसा का पोषक महत्व, जो इंपॉर्टेंट चीज है उसके बारे में बात करनी है। वसा का पोषक महत्व के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पोषक महत्व की बात करते हैं। अगर अपन बात करें कि देखो भारत जो है, भारत में भी बात करें राजस्थान की, तो यहाँ की जो अधिकांश जनसंख्या है वो क्या है, शाकाहारी है। और शाकाहारी जो होते हैं उनकी ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत होता है वो होती है वसा होती है। क्या होती है, वसा होती है ना। तो वसा जो होती है रक्त स्कंदन में क्या होती है, सहायक होती है। ब्लड की क्लोटिंग करने में क्या होती है, सहायक होती है ना। रक्त का थक्का बनाने में क्या होती है, सहायक होती है। ठीक है, अगर मान लो शरीर में वसा की कमी है तो जैसे ही मान लो चोट लग जाएगी तो लगातार रक्त क्या होता रहेगा, बहता रहेगा ना, रक्त का थक्का नहीं बनेगा, है ना। हमारे शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होती है वसा, जो होती है ऊर्जा का क्या होती है, मुख्य स्रोत होती है। ठीक है, इसमें विटामिन भी होते हैं, इसमें कोलेस्ट्रॉल भी होता है वसा के अंदर, ये भी आपको पता है। हाँ, तो घी वसा ही तो है, तेल भी वसा है। एक भूरी वसा जो होती है वो तो होता है तेल, और जो घी है उसको अपन बोलते हैं सफेद वसा बोलते हैं। नहीं, एनर्जी जो ज्यादा मिलती है, ताकत जो मिलती है ना, वो भूरी वसा से मिलती है ज्यादा, है ना। हाँ, तेल में ज्यादा ताकत होती है घी की तुलना में, स्वादिष्ट ज्यादा होता है ना घी। नहीं देखो, घी खाने का देखो इसके रीजन सबके अलग अलग है। देखो जब घी जो वसा जो है जब शरीर में पहुंचती है तो उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है ना। कोई भी शरीर में भोजन जो हो जाता है ना, जब अपन श्वास ले रहे हैं तो क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं ना। तो ऑक्सीजन काम कहाँ आ रही है, ऑक्सीकरण में तो काम आ रही है। कार्बोहाइड्रेट का होगा, ग्लूकोज का भी तो ऑक्सीकरण होगा, वसा सबका ऑक्सीकरण होता है ना। उसके ऑक्सीकरण से शरीर को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। अब जिसका ऑक्सीकरण जल्दी होगा उससे ऊर्जा भी जल्दी मिलेगी। तो जो भूरी वसा होती है वो तो होता है तेल, और जो सफेद वसा होती है वो होता है घी। तो जो तेल जो है ना उसका ऑक्सीकरण घी की तुलना में जल्दी से हो जाता है। जल्दी से ऑक्सीकरण होगा तो ऊर्जा भी जल्दी से मिलेगी, है ना। एनर्जी ज्यादा घी में होती है, ये बात सही है, लेकिन जल्दी एनर्जी चाहिए तो आपको क्या चाहिए, तेल खाना चाहिए। इसलिए कहते हैं ना कि मान लो कि जैसे कुछ लोग जो होते हैं जिसकी उम्र जो है 60-70 के आसपास हो गई फिर भी काम कर रहे हैं, तो कहते हैं ना कि मतलब जवानी में घी खाया हुआ है। मतलब वो देखो तेल खाने से मोटापा कभी नहीं बढ़ता, क्योंकि तेल क्या है, बुरी वसा है, तो इसलिए जल्दी जल्दी इसका क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। जबकि घी जो है उसका ऑक्सीकरण जल्दी से नहीं होता है, इसलिए घी जो है ना शरीर में स्टोरेज हो जाता है, एकत्रित होता रहता है। इसकी वजह से घी को अगर मान लो ज्यादा मात्रा में सेवन किया जाए तो क्या होता है, मोटापा बढ़ने लगता है। घी भूरी वसा सफेद वसा है, और सफेद वसा का ऑक्सीकरण धीरे धीरे होता है, इसलिए स्टोरेज होने की वजह से धीरे धीरे वो प्रोसेस चलता रहता है। इसलिए क्या होता है, ऊर्जा मिलती रहती है ना। तो प्रोटोप्लाज्म जो होता है उसका भी मुख्य घटक होता है वसा, है ना। आपने पढ़ा होगा कोशिका झिल्ली के बारे में, है ना, सिंगर और निकोलसन का मॉडल, तरल मोजेक मॉडल, जिसमें प्रोटीन और वसा जो होती है ना, उससे कोशिका झिल्ली बनी होती है। तो यहां से चीज समझ में आ जाती है साफ साफ। प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, कोई बता सकता है। हम्म, ठीक है। एक तो होता है साइटोप्लाज्म, एक होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का मतलब तो क्या होता है, कोशिका द्रव्य, और न्यूक्लियोप्लाज्म का मतलब क्या होता है, केंद्रक द्रव्य, है ना। तो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों को मिलाकर कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, यानी जीव द्रव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य जो होता है ना, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों को मिलाकर अपन बोलते हैं जीव द्रव्य, है ना। तो उसका जो मुख्य घटक है, उसका मुख्य घटक भी कौन होती है, वसा ही होती है। कौन होती है, वसा ही होती है। ठीक है, तो रक्त स्कंदन में सहायक होती है। इसके अलावा देखो जो लेसिथिन होता है दुग्ध वसा के अंदर, वो भी पाया जाता है, वो भी शरीर के लिए क्या होता है, बहुत लाभदायक होता है आपके, है ना। जो उत्तक होते हैं, उत्तकों की संरचना बनाए रखने में, है ना, जो उत्तक जो होते हैं, कौन सा बताओ।
एपिडोज या एडिपोज? हाँ, वसीय जो उत्तक होते हैं, है ना, तंतु जो होते हैं, आपने पढ़ा होगा ना, जैसे मान लो जॉइंट वगैरह जो होता है ना, कई बार कहते हैं ना, जैसे कट कट की आवाज आने लग जाती है ना, जैसे आप खड़े होते हो, ठीक है, तो वहां वो भी किसकी वजह से, वसा की वजह से तो हो रहा है ना। जो मायोसिन तंतु जो होता है, पेशियां जो होती है ना, ये भी क्या होती है आपके वसा का मुख्य घटक, जो पेशियों का भी मुख्य घटक कौन होता है, वसा ही होता है। एक क्या है कि वसा का जो पाचन है ना, वो बहुत जल्दी हो जाता है शरीर के अंदर, ठीक है। पाचन का मतलब समझ में आ गया ना, ऑक्सीकरण, तेल का जल्दी होगा, घी का थोड़ा धीरे धीरे होगा, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो ये बात कर ली अपन ने किसके बारे में, वसा के बारे में। देखो मोटे मोटे तौर पर समझो इसको, रट्टा मारने से कोई मतलब नहीं है, आप याद कर, मुझे सबसे बड़ी कमी यही लगती है। आज भी मैंने स्कूल में देखा, अब एक बच्चे से पूछा भी तुम क्या बातें कर रहे हो, सर नहीं बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो मैंने प्रश्न याद किया, जो ये पूछ रहा मैं इसको सुना रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई बच्चा आपसे, आपका फ्रेंड आपसे पूछ रहा है, आप उसको कह रहे हो कि तुम मेरे को पूछ दे के मेरे को याद हुए नहीं हुए, इसका मतलब आपके अंदर कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास का अभाव है। ये तो छोटी क्लास के बच्चे करते हैं, वे देखते हैं मेरे को याद हुआ नहीं, तुमने पढ़ा, तुम्हें पता नहीं कि तुम्हें याद है या नहीं है। और याद करना क्या, उसको समझो ना यार, क्या दिक्कत है उसके अंदर, ऐसा तो कुछ है नहीं, समझना ही तो है। जो अब कितना याद रख लोगे, 12 चैप्टर की हर चीज याद रह जाएगी क्या? लेकिन जो चीज आपने समझी है वो चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगी। जरूरी थोड़ी क्या जैसे नोट्स में लिखा हुआ है या जैसे किताब में लिखा हुआ है हूबहू लैंग्वेज लिखनी, ऐसा जरूरी थोड़ी है क्या? आपको करना क्या है, जो कॉपी आपकी टीचर चेक कर रहा है उसको समझाना है कि भाई ये जो प्रश्न पूछा गया इसका मतलब क्या है ना। तो इतना लोड नहीं लेना है। समस्या वही तो आ जाती है कि ये सब्जेक्ट इजी होते हुए भी इसको अपन एक हार्ड सब्जेक्ट बना देते हैं अपनी कुछ गलतियों की वजह से, है ना। बस दिमाग में एक ही चीज रहती है कि रट्टा मार लो, हूबहू लिख के आना है, ये गलती करते हैं ना। मैं जब सही कह रहा हूं, मैं जब कॉपी चेक करता हूं ना, बच्चे की क्रिएटिविटी देखता हूं कि बच्चे ने लिखा कैसे है ना, वो समझा कैसे रहा है किसी चीज को, ठीक है। तो चलिए आगे अपन बात करते हैं दूध का, ये तो पहला घटक हो गया वसा। अगला जो आता है वो आता है आपका लेक्टोज, जिसे अपन बोलते हैं दुग्ध शर्करा कहते हैं। क्या कहते हैं? दुग्ध शर्करा, लेक्टोज। लेक्टोज या जिसे अपन क्या बोलते हैं, दुग्ध शर्करा। बताओ ये मोनोसेक्राइड होता है या डाइसेक्राइड होता है, बताओ। पढ़ चुके हैं ना सेक्राइड के बारे में। दुग्ध शर्करा, दूध के मीठेपन का जो कारण होता है ना, दूध जो मीठा होता है ना, वो किसकी वजह से होता है? लेक्टोज की वजह से होता है। ध्यान रखना, प्रश्न आ सकता है। दूध के मीठेपन का जो कारण है कौन है? लेक्टोज है। दूध के मीठेपन का जो कारण होता है कौन होता है? लेक्टोज होता है। हाँ, नहीं नहीं सही है। क्या? तो सही तो है रे। हाँ सही है, बिल्कुल सही है। लेक्टोज जो होता है डाइसेक्राइड होता है। क्या होता है? डाइसेक्राइड, ठीक है। सुक्रोज, सॉरी आपके गैलेक्टोज और ग्लूकोज से बनता है। किससे बनता है? गैलेक्टोज और ग्लूकोज से बनता है, ठीक है। अब आपको ध्यान में ये रखना है कि ये किस में कितना पाया जाता है। गाय के दूध में कितना होगा, भैंस के दूध में कितना होगा, मानव के दूध में कितना होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। लेक्टोज को लेकर ये आंकड़े हैं, याद रखने पड़ेंगे बेटा, इसमें कुछ नहीं कर सकते। मैन देखो लेक्टोज का तो बहुत कम जान, वसा का मुख्य रूप वसा है, प्रोटीन है, ये आपको थोड़ी ध्यान में रखनी पड़ेगी। लेक्टोज का तो कम ही पूछते हैं, तो थोड़ा ध्यान रख लोगे तो अच्छी बात है। आंकड़े हैं, एक पेज पे लिख लो अलग से। गाय भैंस का ही पूछता है, बकरी का नहीं पूछेगा, टेंशन मत लो, है ना। तो लेक्टोज एक तो सीधा क्वेश्चन बन सकता है भी, दूध के मीठेपन का कारण कौन होता है? लेक्टोज होता है। कौन होता है? लेक्टोज, जिसे अपन दुग्ध शर्करा कहते हैं। दूध के मीठेपन का कारण कौन है? लेक्टोज है, ठीक है। फिर गाय के दूध में कितना होता है, भैंस के दूध में कितना होता है? एक आपसे जिस 10 चैप्टर के मिलाकर पूछ सकता है कि लेक्टोज होता है ये मोनोसेक्राइड है या डाइसेक्राइड है या ट्राइसेक्राइड है। तो लेक्टोज क्या है? डाइसेक्राइड है। क्या है? डाइसेक्राइड। अब बात करते हैं कि हमारे शरीर में इस लेक्टोज का आखिरकार महत्व क्या है। पहली चीज तो समझ में आई गया होगा कि दूध जो है मीठा होता है, किसकी वजह से होता है? लेक्टोज की वजह से होता है। अब शरीर में इसका पोषक महत्व क्या है उसको लेकर बात कर लेते हैं, शरीर में ये काम क्या करेगा, है ना। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि लेक्टोज जो है
दूध में जो ऊर्जा होती है ना, उसके परसेंट को क्या करता है, बढ़ाता है। हालांकि इसका इतना रोल नहीं है, लेकिन फिर भी दूध के जो ऊर्जा का जो मान होता है, उस ऊर्जा के प्रतिशत में योगदान कौन करता है, लैक्टोज करता है। ठीक है। शरीर में विटामिन बनाने में क्या करता है, सहायता करता है। हालांकि हम विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं हो सकता, होता है तो बहुत कम मात्रा में होता है, जिसे अपन ना के बराबर कह सकते हैं, है ना। इसलिए विटामिन को अधिकांश अपन बाहरी स्रोत से प्राप्त करते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत मात्रा में जो बनता है उसमें भी सहायक कौन होता है, लैक्टोज होता है। कौन होता है, लैक्टोज होता है। फिर बात करते हैं कि जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, तो खाने के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, खनिज लवण भी होते हैं। कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, विभिन्न प्रकार के खनिज लवण अपन ग्रहण करते हैं, है ना। तो उसमें मुख्य रूप से कैल्शियम और फास्फोरस जो होता है, उस कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में, है ना, सहायता करता है लैक्टोज। इसके अलावा जब ये आंत्र में पहुंचता है तो एक अम्ल बनाता है, लैक्टोज से क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है। क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है। और ये लैक्टिक अम्ल जो होता है विभिन्न पदार्थों के पाचन में क्या करता है, सहायता करता है। क्या करता है, पाचन में क्या करता है, सहायता करता है। इसके अलावा जो रोगजनक जो होते हैं, कुछ बैक्टीरिया जो हमारे शरीर में बाहर से चले जाते हैं, उन बैक्टीरिया को भी मारने का काम करता है। जैसे अपन बात करते हैं, जो आमाशय जो होता है, आमाशय के अंदर एक ग्रंथि होती है, जठर ग्रंथि, है ना, गैस्ट्रिक ग्लैंड जिसे अपन बोलते हैं। वो जो जठर ग्रंथि होती है, उस जठर ग्रंथि से जो पदार्थ निकलता है, जिसे अपन बोलते हैं जठर रस कहते हैं। क्या कहते हैं, जठर रस। उसी जठर ग्रंथि की एक कोशिका होती है जिसे कहा जाता है ऑक्सेंटिक कोशिका कहते हैं। हिंदी में बोलते हैं अम्लजन कोशिका, ऑक्सेंटिक कोशिका या अम्लजन कोशिका। उस कोशिका से क्या निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। वो अम्ल क्या करता है, जो आमाशय है या भोजन है उसके माध्यम को क्या बना देता है, अम्लीय बना देता है। और भोजन के साथ आए कीटाणु को क्या करता है, मारने का काम करता है। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा ये, है ना, अभी आपके इतना है नहीं। ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार का काम जो लैक्टोज जो है, ये लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है, और उससे ये लैक्टिक अम्ल जो क्या करता है, भोजन के साथ आने वाले कीटाणु को क्या करता है, मारने का काम करता है। हमारे मस्तिष्क का विकास करता है, सोचने समझने की क्षमता इससे बढ़ती है। तंत्रिका तंत्र को क्या करता है, स्ट्रोंग करता है ना। कई बार क्या होता है कि तंत्रिका तंत्र के बारे में आप सभी जानते हो, बाहर जो भी घटनाएं घट रही है ना, उनका शरीर को एहसास दिलाने का काम कौन है, तंत्रिका तंत्र करता है। उस पर एक्शन लेना, रिएक्ट करना, जो भी करना है। ठीक है। जैसे मान लो आपको किसी ने सुई चुबो दी, तो आप तुरंत रिएक्ट करोगे, उछल पड़ोगे। ठीक है। तो ये काम किसका है, तंत्रिका तंत्र का। अब ठीक मान लो किसी दिन आपकी सुई चुबो दी, आपको दर्द नहीं हो रहा, आप खुश हो रहे हो, देख मेरे को पीड़ा ही नहीं हो रही है। चलो महान काम नहीं है, चेकअप करा लो। अगर ऐसा हो रहा है तो तंत्रिका तंत्र ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब तो, है ना। ठीक है। तो ये काम किसके हैं, लैक्टोज के हैं। किसके हैं, लैक्टोज के। ठीक है। फिर आता है प्रोटीन। प्रोटीन की अगर अपन बात करते हैं, जो दूध जो होता है, दूध में प्रोटीन मुख्य घटक के रूप में रहता है। और दूध में मुख्य रूप से 3 प्रकार की प्रोटीन होती है। एक तो होती है केसिन, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन। कौन कौन सी होती है, एक तो होती है केसिन, एक होती है एल्ब्यूमिन, और एक होती है ग्लोब्यूमिन। सबसे अधिक जो होती है ना, कौन सी प्रोटीन होती है, ध्यान रखना, दूध के अंदर सबसे अधिक प्रोटीन जो पाई जाती है, कौन सी पाई जाती है, केसिन पाई जाती है। इसलिए जनरली कई बार क्वेश्चन भी ऐसे आता है कि दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, केसिन। जबकि पाई कितनी जाती है, 3, केसिन, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन। तीनों प्रोटीन होती है, लेकिन सर्वाधिक जो पाई जाती है, कौन सी पाई जाती है, केसिन प्रोटीन पाई जाती है। इसलिए अपन जनरली यूं बोल देते हैं कि दूध में केसिन प्रोटीन पाई जाती है। 80% तक क्या होती है, केसिन प्रोटीन होती है। कौन सी होती है, केसिन प्रोटीन होती है। ठीक है। अब बात करते हैं कि जो दूध का जो रंग जो है वो कैसा होता है, बताओ, सफेद होता है। किसके कारण होता है, हाँ हाँ बोल। अच्छा, जो गाय का दूध होता है वो किसके कैसा होता है, तो हल्का पीला होता है। हुँ?
तो इसके कारण होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहां से आपको ध्यान में रखना है, दूध जो होता है वो सफेद जो होता है किसके कारण होता है, दूध की जो सफेदी का रंग है। तो यहां से देखो कई क्वेश्चन जो सीधे बन जाते हैं। एक तो ध्यान रखना, दूध का जो मीठापन होता है किसके कारण होता है, लैक्टोज के कारण, है ना। दूध के मीठेपन का कारण कौन है, लैक्टोज है। ठीक है। दूध जो सफेद होता है, सफेदी का कारण कौन है बताओ, केसीन है। कौन है, केसीन। फिर दूध में जो हल्का पीलापन होता है ना, वो होता है किसके कारण, केरोटीन की वजह से होता है। तो ये देखो साइलेंट फीचर है ना। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है लेकिन अपन इस पर ध्यान नहीं देते हैं, है ना। तो दूध के मीठेपन का कारण कौन है, लैक्टोज है। दूध जो सफेद होता है ना, दूध की सफेदी का जो कारण है, लिखना क्या है बाद में लिखा देंगे सब, ना क्या लिखने पर ध्यान दे रहे हो, सब लिखाएंगे, टेंशन मतलब कुछ चीज छूटेगी नहीं, है ना। तो दूध की सफेदी का कारण कौन है, केसीन। पीलेपन का कारण कौन है, केरोटीन। यानी गाय का जो दूध होता है वो हल्का पीलापन उसके अंदर होता है, और उसका कारण क्या है, केरोटीन की मात्रा उसके अंदर क्या होती है, अधिक होती है, जिसकी वजह से दूध क्या होता है, हल्का पीला होता है। ठीक है। और सफेद जो होता है किसके कारण होता है, केसिन के कारण होता है। सबसे अधिक प्रोटीन जो पाई जाती है दूध में कौन सी पाई जाती है, केसिन। और मैंने कहा कि अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, कौन सा प्रोटीन मतलब एंजाइम पाचन करता है इसका, हाँ वही बताएगा, तुम्हें नहीं पता क्या, रेनिन। कौन करता है, रेनिन करता है। ठीक है। तो प्रोटीन के अपने पोषक महत्व हैं, शरीर में जो भी अंग वगैरह चोट वगैरह लग जाती है उसका रिपेयरिंग करना। ठीक है। ये भी किसके काम है, प्रोटीन की जिम्मेदारी आती है इसमें। जितनी भी जो मांसपेशियां वो भी किससे बनी है, प्रोटीन से बनी है। किससे बनी है, प्रोटीन से बनी है। प्रोटीन जो है किससे बनता है, आप पढ़ चुके हैं किससे बनता है, एमिनो अम्ल से बनता है। एमिनो अम्ल कुल कितने हैं, 20 है। कितने हैं, 20 है। और उसमें भी अपन पढ़ चुके हैं आवश्यक एमिनो अम्ल क्या होता है, अनावश्यक अमीनो अम्ल क्या होता है, इसको लेकर अपन डिस्कस कर चुके हैं। आवश्यक अमीनो अम्ल के बारे में, अनावश्यक यानी जिनका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, जिन एमिनो अम्ल का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, इसलिए अपने को उनको बाहर से लेने की आवश्यकता होती है, इसलिए उनको अपन क्या बोलते हैं, अनावश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं। जिनका निर्माण हमारे शरीर में हो जाता है, और जिनका निर्माण हमारे शरीर में हो जाता है अपने को उनको बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, अनावश्यक एमिनो अम्ल कहा जाता है। तो 20 आवश्यक है और 20 क्या है, अनावश्यक है। ये सब पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताई थी ना। ठीक है। तो देखो सबसे खास बात क्या है, प्रोटीन। दूध की जो प्रोटीन है लगभग 97 से 98% तक क्या हो जाती है, पच जाती है। सबसे खास बात यह है, केसिन जो है लगभग 97 से 98%। सबसे मेन चीज तो देखो, कोई भी चीज आप खा रहे हो ना, जब तक उसका शरीर में पाचन नहीं होगा ना तब तक कोई मतलब नहीं है। आप कुछ भी खा लो, अगर आपके शरीर में उसका पाचन नहीं हो रहा है ना तब तब उसका कोई मतलब नहीं है। पाचन होना बहुत जरूरी है भैया, है ना। तो जो केसिन है ये 97 से 98% तक क्या हो जाती है, पच जाती है। ठीक है। और पचने के बाद भी अधिकांश भाग इसका क्या हो जाता है, अवशोषित भी हो जाता है। भाई पाचन होता है छोटी आंत्र में सबसे अधिक, और अवशोषण भी वहीं से होता है। तो कुछ पदार्थ पच तो जाते हैं लेकिन अवशोषण नहीं हो पाता है। इसका लगभग 76% भाग अवशोषित भी हो जाता है, ग्रहण भी कर ली जाती है इसको शरीर के द्वारा, एक्सेप्ट क्या एक्सेप्ट भी कर लेता है इसको बॉडी, है ना। तो ये इसकी सबसे खास बात है प्रोटीन की। ठीक है। इसमें कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, ये भी आपको मिल जाते हैं, है ना। शरीर को एनर्जी देने का काम करते हैं। उसके बाद इसमें आते जो खनिज पदार्थ हैं, विभिन्न प्रकार के जो खनिज हैं, है ना। दूध में जो खनिज पाए जाते हैं जैसे कैल्शियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, सल्फर है ना, ये सभी इसके अंदर आते हैं, है ना। ठीक है।